आज मैं आपको उस बस्तर में लेकर चलने वाला हूँ जहाँ हाथ सिर्फ मेहनत नहीं करते और जहाँ उंगलियां सिर्फ औजार नहीं पकड़ती। वास्तव में यहाँ की हर कारीगरी में एक कहानी बसती है, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, लेकिन जिसे आज तक दुनिया ने ना ठीक से सुना है और ना ही देखा है। और इसी अनसुनी अनदेखी कहानी का नाम है बस्तर का हस्तशिल्प। अब देखिए, बस्तर के जंगलों में सिर्फ पेड़ नहीं उगते, दरअसल वहाँ कला भी उगती है। वहाँ की लकड़ियाँ बोलती हैं, बातें करती हैं। वहाँ के धातु सिर्फ आकार नहीं लेते, वो अपनी पूरी कहानी बताते हैं। वहाँ बांस, मिट्टी और धातु मिलकर देखा जाए तो एक पूरी संस्कृति बन जाते हैं। और आज बस्तर में संभावना की इस यात्रा में इस चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे उसी कला की जिसे हमने कभी उसे केवल लोक कला ही समझ लिया, जबकि उसमें ग्लोबल ब्रांड बनने की पूरी क्षमता है। क्योंकि दशकों तक जब भी बस्तर का नाम लिया गया तो चर्चा नक्सलवाद की हुई, हिंसा की हुई, डर की हुई, लेकिन बहुत कम लोगों ने यह पूछा कि बस्तर में रहने वाले लोग आखिर बनाते क्या हैं, उनके हाथों में क्या जादू है और उस जादू की कीमत क्यों नहीं मिली। तो चलिए समझते हैं बस्तर की इस संभावना को। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। बस्तर का हस्तशिल्प कोई नई चीज नहीं है, यह सदियों पुरानी परंपरा है। चाहे वो डोकरा कला हो, लकड़ियों की प्रतिमाएं हो, जनजाति मुखौटे हो, बांस और लोहे की कारीगरी हो, हर एक वस्तु अपने आप में एक पहचान है। लेकिन समस्या कभी कला में नहीं रहती, समस्या रहती है दूरी में। दूरी कलाकार और बाजार के बीच, दूरी उसके कला और ब्रांड के बीच, दूरी परंपरा और आधुनिक व्यवस्था के बीच। और इस दूरी को और गहरा किया दशकों तक चले नक्सल माओवादी आतंक ने। जहां डर हो, जहां सड़क बनाना जोखिम हो, जहां बाहरी दुनिया से संपर्क ही सीमित हो जाए, वहां कला तो जिंदा हो सकती है, रह सकती है, लेकिन वो उड़ान नहीं भर पाती। कारीगर बनाता रहता है और बिचौलिया ले जाता है, लेकिन दुनिया में ट्राइबल आर्ट के नाम पर कोई और अपना ब्रांड बना लेता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही बस्तर का हस्तशिल्प सीधे बस्तर की पहचान बन जाए, अगर मेड इन बस्तर सिर्फ एक टैग नहीं, एक भरोसेमंद ब्रांड बन जाए, तो यहीं से शुरू हो जाती है बस्तर की संभावना। सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि बस्तर के हस्तशिल्प में कोई समस्या है ही नहीं। बस्तर का हस्तशिल्प असल में समाधान है, असल में वो एक रोजगार का समाधान है, समाधान है आत्मसम्मान का, और समाधान है संस्कृति के संरक्षण का। लेकिन इसके लिए हमें हस्तशिल्प को सिर्फ हाथ से बनी चीज नहीं, बल्कि एक प्रोडक्ट इकोसिस्टम की तरह देखना होगा, जहां कारीगर अकेला ना हो, जहां उसकी कारीगरी के साथ एक डिजाइन सपोर्ट सिस्टम हो, पैकेजिंग हो, कहानी लिखी जाए, डिजिटल मार्केटिंग हो और बाजार तक सीधे पहुंच हो। सोचिए, अगर हर ब्लॉक में एक हस्तशिल्प केंद्र हो जहां कारीगर काम करे, युवा डिजाइन और फोटोग्राफी सीखे, महिलाएं पैकेजिंग करे और क्वालिटी कंट्रोल संभाले और उत्पाद सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, तब हस्तशिल्प सिर्फ स्मृति नहीं रहेगा, वह स्थायी आजीविका बन जाएगा। और एक बात और जो समझनी चाहिए कि जब किसी समुदाय को, किसी समाज को अपने हुनर से, अपनी कला से सम्मान और आमदनी मिलने लगती है, तो वहाँ डर तो टिकता भी नहीं है और वो अपनी कला को सहेजने लगता है, आगे बढ़ाने लगता है। ऐसे जगहों पे अलगाव भी नहीं टिक पाता, हिंसा भी टिक नहीं पाती। यही कारण है कि जो पोस्ट नक्सल बस्तर में हस्तशिल्प जो कला है, वो सिर्फ कला नहीं, स्थिरता का आधार बन सकती है। वास्तव में यह सहयोग का विषय है, जहां प्रशासन, CSR जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डिज़ाइन स्कूल्स हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं और जो लोकल कम्युनिटी, स्थानीय समाज हैं, वो एक साथ आए। इसमें 4 चीज़ें करने की ज़रूरत है जो मैं बताना चाहता हूँ, द नैरेटिव की टीम अपने रिसर्च से बताना चाहती है। वो है प्रशिक्षण, डिज़ाइन, मार्केट लिंक और उनका सम्मान। और तब दुनिया पूछेगी यह कला कहाँ की है, और जवाब होगा यह बस्तर की है। और अब इस वीडियो की और इस पूरे विषय की सबसे असली बात यह है कि बस्तर की सबसे बड़ी जो त्रासदी थी वो ये नहीं है कि वहाँ पे कोई कला नहीं है या कलाकार नहीं है।
बस्तर की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही कि उस कला को दशकों तक उड़ान भरने नहीं दी गई और उसका कारण था नक्सल आतंक। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब बस्तर को सिर्फ सुरक्षा नहीं चाहिए, पहचान भी चाहिए। और बस्तर की पहचान बंदूक और लाल आतंक से नहीं होगी। बस्तर की पहचान बनेगी उस कला से, उस संस्कृति से जो उसके लोगों के हाथों में है। क्योंकि बस्तर में संभावना का मतलब यही है कि जहाँ संस्कृति रोजगार बन जाए और जहाँ परंपरा प्रगति बन जाए। इस पूरे मामले पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और बस्तर की संभावनाओं पे आप क्या सोचते हैं, ये हमें बताइए कमेंट करके। क्या बस्तर का हस्तशिल्प वाकई ग्लोबल ब्रांड बन सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और बस्तर में संभावना की इस पूरी सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें।